नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी में, जहाँ पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं। आज जैसे कि नए बच्चे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि हम जो न्यूज़ पॉलिटिकल होती है, रिपीट होती है, उसकी ज़्यादा डिस्कशन करते नहीं है। इसका ये कारण है कि जो बच्चे रेगुलर करंट अफेयर के लेक्चर देख रहे हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन रिपीटेड ना दिखे, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन रिपीट होती है, तो उसका मैं सिर्फ इंट्रो ही देता हूँ। उसमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करते, ताकि जो पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको ज़्यादा डिस्कस ना करना पड़े। हाँ, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, जो नई इन्फॉर्मेशन है, जो आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, वो मैं हाइलाइट करके रख देता हूँ, ताकि आप पढ़ सकें, आप समझ सकें। उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से आप जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे प्रीवियस डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है? इससे क्या हो कि जितना ज़रूरी है उतना टाइम मैं आपको टॉपिक में डिस्कशन करूँ, ताकि इन्फॉर्मेशन रिपीट ना हो और जो ज़रूरी है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल में। तो पहला टॉपिक है, वो बेस है अर्बन फ्लडिंग के ऊपर। हालांकि ये टॉपिक मैं आपसे डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इंट्रो से शुरू करते हैं। और इश्यू क्या है, रोल क्या है, और जो हैदराबाद का एग्जाम्पल है उसको कैसे लिंक किया गया है, वो सभी चीज़ों को मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है, वो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, थ्योरी के फॉर्म में, वो आपको पढ़नी होगी। जब हमने इससे पहले टॉपिक डिस्कस किया था, तब मैंने आपको एक एरिया के बारे में एक्सप्लेन किया था, जो कि एरिया होगा ओपन फील्ड एरिया। ठीक है? यहाँ पे जो बारिश हो, तो बारिश का पानी जितना भी यहाँ पे भरे, तो खुली जमीन है, तो वो पानी जमीन सोख लेगा या जमीन के अंदर उतर जाएगा। ठीक है? इससे पानी की जो समस्या है वो नहीं होती। दूसरी कंडीशन है, मान लो कि ये ऐसा एरिया है जहाँ पे अगल बगल में बारिश हो, तो वहां का पानी आके इकट्ठा होता है एक एरिया में। ठीक है? जो कि वहां पे पानी भरा रहता है, लेक का फॉर्मेशन करते हैं, लेक फॉर्मेशन करते हैं, या तो पानी के स्टोरेज के रूप में कार्य करता है। इतना एरिया आप समझ सकते हो। या ऐसा ओपन फील्ड का एरिया जो वेटलैंड से कनेक्टेड है, यानी वेटलैंड एरिया है, कि भाई आप इस एरिया में, मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे वेटलैंड एरिया है, ओपन एरिया में ये वेटलैंड एरिया है। ठीक है? ये पूरा ऐसा पूरा वेटलैंड एरिया है, जहाँ पे वेटलैंड का फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी पानी आता है तो जमा होता है, और धीरे धीरे जिस प्रकार से भी उस पानी का बहाव होगा, उस प्रकार से आगे बढ़ता है। ये ओपन फील्ड है। मैंने आपसे तीन चीजों की बात की कि भाई ये ओपन फील्ड है, तो यहाँ पे बारिश होती है, तो खुली जमीन होने के कारण पानी है वो जमीन सोख लेती है, या तो जमीन के अंदर उतर जाता है पानी। ठीक है? कोई समस्या नहीं। दूसरा, कि मान लो किसी एरिया, वहां पे मैं ऐसा आपको बोलूं कि वहां पे स्लोप है, ये खड्डे जैसा एरिया है, कि भाई पूरे एरिया से पानी आके वहां पे जमा हो जाता है, वहां पे जमा रहता है। खुली जमीन है तो पानी नीचे उतरता भी है, और जरूरत के अनुसार वहां पे उसका इस्तेमाल होता है। और वेटलैंड एरिया है कि जहाँ पे पानी भरा रहता है और वेटलैंड का फॉर्मेशन होता है। तो इस ओपन फील्ड में होता क्या है, अर्बनाइजेशन के अंदर या डेवलपमेंट के नाम पे इंसान है वो या तो इंडस्ट्री या मकान या कुछ भी बनाने लगते हैं। फिर क्या होता है, ये जो एरिया ओपन फील्ड है, उस एरिया में जैसे मान लो इंडस्ट्री और मकान बनना शुरू हो जाता है। ठीक है? ये मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, फिर आपको समझने में आसानी होगी। घर बनाएंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे, या अपने हिसाब से जहाँ पे इसका इस्तेमाल करना होगा उस जमीन को इस्तेमाल करेंगे, पूरा एरिया ब्लॉक कर देंगे। ठीक है? और बीच में आप जो जगह देख रहे हैं वहां पे रास्ते बना लेंगे, वो भी कंक्रीट से। अब समझिए, ये थी नॉर्मल कंडीशन। हम मान के चलते मॉनसून या समर सीजन में यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया है। जो लोग आए, वैसे रेसिडेंट बनाए, इंडस्ट्री बनाए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, कि जो पहले ओपन एरिया था, खुला एरिया था, उसको एंक्रोच किया, उसको कम किया, और वहां पे लोग रहने लगे। वहां पे रास्ते बना दिए, ओपन फील्ड था वो खत्म हो गया। अभी समस्या बारी बारी से तीनों समस्या समझ लेते हैं कि भाई इस एरिया में डेवलपमेंट तो हो गया, पर जो इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम होनी चाहिए, ठीक है, वो नहीं बनी है। जिससे पानी का जो एग्जिट होना चाहिए बारिश के टाइम पे, वो नहीं होता है। और क्या होता है, ये जो रास्ते, बारिश हुई, पानी के एग्जिट के लिए कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है? पानी जमीन के अंदर उतर सके ऐसी भी कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे कंक्रीट के रास्ते हैं, पूरी बिल्डिंग है, तो पानी अंदर भी नहीं उतर सकता है, बाहर भी नहीं जा सकता है। तो होगा क्या, पानी यहाँ पे बढ़ जाएगा।
जैसे कि हम बात करें, आपने देखा होगा हैदराबाद भी की भी कंडीशन और महाराष्ट्र के भी कुछ एरिया जहाँ पे पानी घर के अंदर घुस गया था, ठीक है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ऑलरेडी जो पानी का भरने का जो जगह थी वहां पे घर बना दिया गया है, या तो कोई जो इंडस्ट्री या कोई भी डेवलपमेंट कर दिया गया है। दूसरी चीज कि भाई इस एरिया में जहाँ पे पहले लेक जैसा फॉर्मेशन हो रहा था, जहाँ पे पानी जमा हो रहा था, ठीक है, उस एरिया को घर बना दिया है, तो पूरे एरिया से पानी वहां पे आता है। एग्जिट के लिए कोई प्लान है नहीं, ड्रेनेज सिस्टम कोई है नहीं। डेवलपमेंट तो हो गया है, लेकिन जो पानी का प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए उसके ना होने की वजह से अब घर के अंदर पानी घुसने लगेगी। इससे क्या होगी, जो ऑलरेडी ओपन फील्ड थे, ठीक है, जहां से पानी जमीन के अंदर उतरता था, वो बंद हो गया। पानी के लिए जमा होने की जगह थी, लेक थी, वेटलैंड थे, ठीक है। तो उस एरिया में डेवलपमेंट होने की वजह से क्या होता है, जैसे ही कोई हल्की बारिश होती है तो मान लो थोड़ा थोड़ा पानी भरता है, लेकिन हेवी बारिश होती है जैसे हमने अक्टूबर के महीने में हैदराबाद में देखा, तो अर्बन फ्लडिंग की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन है कि वहां पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है नहीं। तो ड्रेनेज सिस्टम है भी तो वो बहुत पुरानी है, ठीक है। यानी उस ड्रेनेज सिस्टम के भी इफेक्टिव होने का कारण नहीं है, ठीक है। इससे क्या होता है, अर्बन फ्लडिंग की कंडीशन देखने को मिलते हैं। इसको सुधारा कैसे जा सकता है? सीधा सीधा कि भाई डेवलपमेंट हो तो वहां पे जैसे प्रॉपर पहले ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करो, उसके बाद जो सिटी डेवलपमेंट है वो करो। इससे क्या होता है, मान लो कि भाई कोई ये मेन बॉडी है जहाँ पे ऑलरेडी लोग बसते हैं, ठीक है। अब वहां पे जगह है नहीं, वहां पे बस नहीं सकते, तो कोई नया डेवलपमेंट उसके अगल बगल में ही होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा। और दूसरा चीज, पानी का जो अपना फ्लो है वो तुरंत चेंज नहीं हो सकता है, वो जो चेंज है वो स्लोली स्लोली होता है, ठीक है। तो उसी के वजह से क्या होता है, अर्बन फ्लडिंग की कंडीशन आती है। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब कभी भी डेवलपमेंट हो, ठीक है, तो डेवलपमेंट में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको पहले अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, ताकि इससे क्या हो, इससे जो उस एरिया में पानी की जो समस्या है, जैसे हमने देखा था कि हेवी बारिश हो, ठीक है, तब भी वहां पे पानी ना पड़े। बाढ़ वाली कंडीशन है तो आप उसको प्रिडिक्ट करके नहीं चल सकते हो, लेकिन बारिश वाले जो पानी है उससे यदि पानी भर जाता है एरिया में, तो वो उससे काफी नुकसान होता है, ठीक है। ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। फिर ये टॉपिक फिर से बेस है, जो फ्रांस में जो अटैक हुआ था, टेरर अटैक, ठीक है, नाइफ अटैक, वो हमने कल ही डिस्कशन कर लिया था पूरा डिटेल में। मैंने आपको सारे पॉइंट बताए थे, जो हिस्टोरिकल पॉइंट है चार्ली हेब्डो वाला, वो भी मैं डिस्कशन आपसे किया है। यदि आपने कल वाला डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन डिस्कशन करनी है। पहले इन्फॉर्मेशन हम जो कंटिन्यू अर्बन फ्लडिंग है उसी कंटेक्स्ट के साथ जुड़ी हुई है, जो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, जो कि साउथ ईस्ट जो मानसून है 2020 में उन्होंने के अनुसार जो उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया था, जो इन्फॉर्मेशन दी, उससे भी 8% ज्यादा, 8% ज्यादा बारिश हुई है, जो कि लॉन्ग पीरियड एवरेज है उससे, उसकी अनुमान से 100% से भी ऊपर, यानी 110% है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पे काफी दी गई है, वो आप याद रख सकते हैं। जो मेन चीज है वो है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का कार्य। उसका कार्य क्या है कि वो भारत में जो भी कोई मौसम है, ठीक है, उसके बारे में सटीक इंफॉर्मेशन दे। इस टॉपिक के ऊपर भी मैं आपसे काफी डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ, जिसकी टेक्नोलॉजी को लेके, जिसकी मेथड को एनालिसिस को लेके, अपग्रेडेशन कैसे करना है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा हाईलाइट है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा, वो मैं बता देता हूँ कि भाई उनके द्वारा क्या किया जाता है। यहाँ पे साउथ ईस्ट जो पोर्शन की बात होती है, और काफी सारी जो जियोग्राफी के टॉपिक है वो इसमें कवर हो रहे हैं। लेकिन मान के चलिए इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा कोई एक एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, बारिश के बारे में। मान लो कि वो बोलेंगे भाई महाराष्ट्र है, गुजरात है, या हम बात करें साउथ में केरल है, तमिलनाडु, वहां पे बोल देंगे कि भाई यहाँ पे बारिश होगी, ठीक है। अब मान लो कोई स्टेट है, तो छोटा तो नहीं होता है, और उन्होंने बोला बारिश होगी, उस हो सकता है पूरे एरिया में बारिश ना हो, कोई एक स्पेसिफाई एरिया में हो। तो उन्होंने जैसे कहा है कि भाई आप जब कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन दो तो उसको जोनल वाइज दो, ठीक है। जोनल को आइडेंटिफाई करो ताकि उस एरिया में उस प्रकार से एक्शन लिया जाए। दूसरी चीज, जैसे अभी हमने बात किया था अक्टूबर महीना में जो बारिश ज्यादा हुई, ठीक है, अनुमान से भी ज्यादा हुई, तो वहां पे क्या हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन ना दे, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट कैसे करें। जैसे कि यदि वो इंफॉर्मेशन हेवी बारिश के लिए है,
तो हमको फ्लड कंडीशन में कैसे कंट्रोल करना चाहिए, फिर जो डैम है ओवरफ्लो होंगे तो कितना पानी छोड़ देना चाहिए तो डैम ओवरफ्लो वाली जो कंडीशन है ना हो। इसके क्या साइड इफेक्ट है वो आपको पता होगा। भाई कोई भी डैम है यदि ओवरफ्लो हो जाता है तो हमको इमरजेंसी में उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए पानी छोड़ना पड़ता है, एक साथ बहुत पानी छोड़ना होता है। तो उसके कारण के नीचे जितने भी गांव या उससे जुड़े जितने भी शहर होते हैं वहां पे फ्लड आ जाती है, ठीक है। इसको हम रोका जा सकता है। दूसरा जो लैंडस्लाइड है उसको भी रोका जा सकता है। यदि हेवी बारिश कहीं पे होने वाली है तो मान लो ये जो एरिया है वो लैंडस्लाइड के लिए प्रोन एरिया है, यानी वहां पे लैंडस्लाइड हो सकती है, तो उस एरिया में जो कोई भी रास्ता या कोई पासेज है उस पे ना जाया जाए, ठीक है। इससे इसको रोका जाता है। स्पेशली यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट है उनको कोऑर्डिनेशन करना चाहिए किसके साथ, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ, और उसी प्रकार से एक्शन लेना चाहिए जो कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंस है इंडिया और अपने नेबर कंट्री उन सभी के लिए इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। ये जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट रहता है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ भी। वही इंफॉर्मेशन है जो इस एरिया में सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। स्पेशली इसका कार्य है कि भाई साइक्लोन जैसी कंडीशन हो, हेवी बारिश हो, ठीक है, उन सारी इंफॉर्मेशन ये प्रदान करते हैं। फिर डिस्कशन करते हैं अभी स्विंग स्टेट की। तो क्या है स्विंग स्टेट, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। स्पेशली बेस है अमेरिकन इलेक्शन को लेकर, लेकिन अपने काम का जो चीज है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। वो समझने के लिए पहले समझ लीजिए कि भाई जो स्विंग स्टेट है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अभी मान के चलिए, आपको मान के क्या पक्का ही है, अमेरिका में दो पार्टी है, एक पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक, ठीक है, दूसरे पार्टी का नाम है रिपब्लिक। डोनाल्ड ट्रम्प जी वो रिपब्लिक के हैं, ठीक है, और ओबामा थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के। वहां पे दो ही पार्टी है। वहां पे क्या होता है, स्टेट की हम बात करें तो 50 स्टेट है जो वहां पे वोटिंग करते हैं। उन 50 स्टेटों में क्या होता है कि भाई कोई एक ऐसा स्टेट आपको मान के चलिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ टेक्सास का। मान लो टेक्सास जो है वो देता है वोट रिपब्लिक पार्टी को, उसका फिक्स रहता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो कि वोट देते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी को, ऐसे फिक्स होता है। अब मान लो 22 स्टेट ऐसे हैं जो रिपब्लिक को वोट देंगे, 22 स्टेट ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक को वोट देंगे, यानी 22 और 22 44 हो गया न्यूट्रल। उसको छोड़ के जो स्टेट रहे जो कि ना तो वोट देते सीधे सीधे रिपब्लिक को, ना तो वोट देते हैं डेमोक्रेटिक को, ठीक है। वो डिसाइड करते हैं हमें अपना वोट किसे देना है। डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के लिए खड़ा कौन है, उसके क्या विजन है, वो किस प्रकार से इंडिया का सॉरी किस प्रकार से अमेरिका का डेवलपमेंट करेगा, उस चीज को ध्यान में रखते हुए वो अपने वोट डिसाइड करते हैं। वैसे कितने स्टेट है, वैसे स्टेट की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। सबसे ज्यादा डिस्कशन की गई है फ्लोरिडा के बारे में। तो क्या किया जाता है, डीप जो डेमोक्रेटिक पार्टी या रिपब्लिक पार्टी उनके द्वारा इस एरिया में काफी सारा प्रचार किया जाता है, अपने जो आइडियाज है उनके बताए जाते हैं ताकि वो वोट हमें दे। तो इस सारे जो स्टेट है, जो स्विंगर स्टेट है, ठीक है, स्विंग स्टेट है, वही डिसाइड करेंगे कौन सी पार्टी का व्यक्ति प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है। तो इनका महत्व बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि जो ऑलरेडी उनको वोट देंगे वो तो देने ही वाले हैं, फिर जो बाकी के वोट उनको मिलेंगे उसी से वो विनर होने वाले हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण रखता है अमेरिका के इलेक्शन में। अभी अमेरिका इलेक्शन में दो चीजें आपको पता चल गई कि वहां पे दो पार्टी सिस्टम है, ठीक है, और वहां पे जो स्टेट ऐसे है कि जो फिक्स नहीं है, वो किसी को भी वोट दे सकते, वही डिपेंड करेंगे कौन वहां पे प्रेसिडेंट बन के आएगा। इंडिया में क्या है, इंडिया में मल्टी पार्टी है, ठीक है, एक से दो से ज्यादा, वहां पे दो ही है, यहाँ पे दो से ज्यादा। उसमें भी विनर कैसे, हम लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें तो फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी जिसको भी अपने प्रतिद्वंदी से एक वोट भी ज्यादा मिलता है तो विजेता है। तो यहाँ पे इंडिया में क्या होता है आपको पता ही होगा, जैसे इलेक्शन आते हैं, ठीक है, तो रिलीजन वाला कास्ट वाला जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। क्या किया जाता है, मान लो कि भाई किसी एरिया में अगर तीन अलग अलग पार्टी से तीन उम्मीदवार खड़े हैं और एक पार्टी का जो उम्मीदवार है जिसके जीतने के चांसेस ज्यादा है, तो क्या किया जाता है, उसके वोट को तोड़ने के लिए उसके कॉम्पिटिटर में दूसरे कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं दूसरे पार्टी से, ठीक है। इससे क्या होगा, या तो वो अपने पहचान के आधार पे या अपने कास्ट के आधार पे या अपने रिलीजन के आधार पे इनको जो वोट मिलने वाले थे, ये व्यक्ति को जो वोट मिलने वाले थे, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है ताकि वो ना जीते। इससे क्या होगा, इसके वोट मान लो कि भाई 1000 के टोटल वोटर है, उसमें से इस व्यक्ति को 400 वोट मिलने वाले थे, ठीक है, 400 वोट मिलने वाले थे और इसका जीतने का चांसेस ज्यादा था, क्योंकि बाकी के जो तीन कैंडिडेट थे उन तीन कैंडिडेटों को 300 300 ही मत मिलने वाले थे, या
थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो क्या किया जाता है, इसके कंपटीशन में 3 लोग या 4 लोग खड़े कर दिए जाते हैं। इन लोगों का क्या काम रहता है, ये लोग अपने एरिया में जितने भी प्रेजेंस होते हैं उस एरिया के अनुसार रिलीजन्स के ऊपर, कास्ट के ऊपर या अपनी पहचान के ऊपर इनको जो वोट मिलने वाले थे उसमें क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे। यानी मान लो इसने 100-150 वोट इसने ले लिए, 200 वोट इसने ले लिए, कुल टोटल 1000 वोट है। इससे क्या हुआ, इसको जो 400 मिलने वाले थे वो सिर्फ मिले 200। ठीक है, अब इसको जो 300 वोट मिलने वाले थे जो कि फिक्स ही थी, इसको 300 मिल गए तो ए विजेता हो गया। हकीकत में देखने जाए तो इसका जीतने का चांसेस ज्यादा था। ठीक है, ये मैं आपको जनरल इलेक्शन के जो होता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल रिपोर्ट वही मैं आपको दे रहा हूँ। ये किया जाता है, इंडिया में ये है। तो यहाँ पे कहा क्या जाता है कि फर्स्ट पास पोस्ट है उसको चेंज करना चाहिए। क्यों चेंज करना चाहिए वो आप समझ सकते हैं कि भाई जिस व्यक्ति के आधार पे, व्यक्तित्व के आधार पे और कार्य के आधार पे इस व्यक्ति को जीतना चाहिए था। रीजन क्या है कि इन दोनों कैंडिडेट से ये अच्छे कैंडिडेट थे जो कि पब्लिक ओरिएंट काम ज्यादा करते थे, पर इसको सीधा सीधा हराया नहीं जा सकता था। वोट 1000 ही है, ठीक है, वोट एरिया में जो 1000 वोट है वो चेंज नहीं हो सकते, वोटर 1000 ही रहते हैं। लेकिन क्या किया जाता है, पहले 3 लोगों में 1000 वोट बांटने थे, ठीक है, अभी यहाँ पे 4 खड़े हो गए, यानी टोटल कैंडिडेट हो गए उस एरिया में 7 कैंडिडेट। ठीक है, अब 7 कैंडिडेट में एक 1000 वोट बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो इनको परमानेंट वोट देने वाले रहते हैं तो वो तो उसी एरिया से रहेंगे। ठीक है, तो इनको इतने ही वोट मिलेंगे, लेकिन जिसको ज्यादा मत मिलने वाले थे उसके वोट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इससे क्या हो गया, ये व्यक्ति जीत गया। और इसी जो मैं आपको सिस्टम स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल विधानसभा इलेक्शन में और लोकसभा इलेक्शन में किया जाता है। ठीक है, एक ही एरिया में 11, कभी कभी 11-11, सबसे ज्यादा एक एरिया से एक विधानसभा की सीट के लिए कितने उम्मीदवार खड़े हो, मैक्सिमम डिजिट जिसको भी पता हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पता चले। तो ये जो फर्स्ट पास पोस्ट वाली जो सिस्टम है उसको क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, रिफॉर्म लाना चाहिए। ऐसी बात यहाँ पे बताई गई। आपको क्वेश्चन आएंगे अमेरिका और इंडिया के इलेक्शन को लेकर कंपैरिजन के रूप में, तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। अमेरिका का इलेक्शन सिस्टम आपको पता होना चाहिए। अमेरिका इलेक्शन का सिस्टम आप जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं भी आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दूंगा, तो वो भी आपके लिए काफी फायदे में रहेगी। फिर आत्मनिर्भर भारत को लेके हमारे जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, नाम है राजीव कुमार। क्या दिया है कि भाई जो भी ट्रेड है, इंडिया आत्मनिर्भर तो होना चाहता है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया एक क्लोज इकोनॉमी बनना चाहता है। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है उसकी इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट की तरह कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, सिंपल बात है, सीधी बात है, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है, बात समझिए। इंडिया को क्या करना है, इंडिया को अपना जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है, उसको फ्लेक्सिबल बनाना, इफेक्टिव बनाना है, जिससे काफी सारे गुड बन सके और इंडिया है वो अपनी जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट कर सके, इंडिया का भी एक्सपोर्ट बढ़े। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी इंडिया में प्रोडक्ट ज्यादा बने। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैं आपसे बात करूं तो फार्मास्यूटिकल, फिर मेडिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल के जो कंपनियां हैं, ठीक है, उनको अच्छे से कार्य किया जा सके, मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से हो सके, उसके लिए इंसेंटिव स्कीम लाई गई थी, प्रोडक्शन लिंकेज लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसकी मैं डिटेल में डिस्कशन आपसे कर चुका हूँ, जिसमें काफी सारे जो सेक्टर है उसको इंक्लूड किया गया था डेवलपमेंट के लिए। इससे क्या होगा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उस पर स्ट्रांग होगा। जैसे कि पता हो, इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर डेवलप है, टर्सरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर डेवलप है, लेकिन बीच में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर नहीं पाए, जिसके लिए अभी हम रोजगार कहीं पे अच्छे से जनरेट कर सकते हैं, तो वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो उसको हम डेवलप करने के लिए हमने इंसेंटिव स्कीम लाई है। यहाँ पे बताया क्या गया है कि भाई इंडिया है वो आत्मनिर्भर होना चाहता है, लेकिन उसकी जो इंडस्ट्री है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है। इससे हो सके हमको रॉ मटेरियल या मशीनरी बाहर से लेनी पड़े तो हम लेंगे। दूसरी चीज, हम जो भी मटेरियल लेंगे, जो भी इक्विपमेंट लेंगे वो बाहर से आएंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है हम सारी की सारी चीजें यानी A to Z, यानी 0 से लेके 100 तक की चीजें इंडिया में ही बने, इंडिया में ही प्रोडक्शन हो और उसका मार्केट भी इंडिया में हो। ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम किसी देश से कोई चीज ना ले और वो देश हमसे सारी चीजें ले, ऐसा हो सकता नहीं है। क्लोज इकोनॉमी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मल्टीलिज्म में जरूरी है हमें जो चीजें चाहिए वो हम दूसरी कंट्री से ले और अपनी जो प्रोडक्शन हो रही है उस चीज को हम एक्सपोर्ट भी करें। ठीक है, इससे क्या होगा, ट्रेड आगे बढ़ेगा, हम उसको आगे लेके जा सकें। आत्मनिर्भर भारत का बिल्कुल भी ऐसा
सोचना नहीं है कि क्लोज इकोनॉमी होगी, इंडिया सारी की सारी चीजें इंडिया में ही बनाएगा और इंडिया में ही उसका कंजप्शन होगा, हम बाहर एक्सपोर्ट भी नहीं करेंगे और कोई चीज इंपोर्ट भी नहीं करेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती है। ठीक है, ये साफ साफ यहाँ पे बताया गया है। फिर हम जो एक टॉपिक डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं वो है मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें अभी क्वाड फॉर्मेशन को लेके हम काफी सारी बातें कर चुके हैं, जिसके लिए अभी बताया गया है कि नेक्स्ट वीक मालाबार एक्सरसाइज होने जा रही है, जहां पे पहले फेज में होगा जो कि विशाखापट्टनम है, बे ऑफ बंगाल वाला एरिया, उस एरिया में होंगे जहां पे इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब साथ में आके नेवल एक्सरसाइज करेंगे। और दूसरा होगा अप्रोक्सीमेट बताया गया है अरेबियन सी में। हालांकि नेक्स्ट वीक जब होगा तब हमको पता चल जाएगा। इंडियो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। 1992 में इंडिया और यूएसए ने मालाबार एक्सरसाइज शुरू की थी। 2015 में जापान जुड़ा, 2020 में ऑस्ट्रेलिया जुड़ा। ठीक है, क्वाड का फॉर्मेशन हुआ, काफी महत्व रखता है इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में, ये मैं डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ। ठीक है, इसको और ज्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वीक में जब एक्सरसाइज होगी तब भी इसकी काफी सारी इंफॉर्मेशन आएगी, तब हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट 9 नवंबर को आने वाली है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है वो मैंने जब 14 फाइनेंस कमीशन आपसे डिस्कस किया था तब मैं इसमें डिटेल में आपको इसके एक्सप्लेनेशन दिया था। अभी जो की हाईलाइटेड पॉइंट है वो ये समझिए कि जो स्टेट और सेंटर के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, कलेक्शन का, रेवेन्यू का, उसके बारे में फाइनेंस कमीशन बताता है। उसके अंदर मैं बात करूँ तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है उसका भी आइडिया देता है। जीएसटी में जैसे कि मैंने बताया, मान लो कि भाई जो सेंटर है वो 100 रुपये कलेक्ट करता है तो 42% उसको स्टेट को देना चाहिए, ये कौन रिकमेंडेड करता है? या फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड करता है। ठीक है, जीएसटी में जो भी सेस के थ्रू कलेक्शन हुआ था, सेंटर ने जो किया था, ठीक है, लेकिन जो इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था स्टेट को, उसके ऊपर भी 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ सकती है। उसके चेयरमैन एन के सिंह, आपको याद रखना होगा। ठीक है, और अभी उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया है वो है कि भाई अभी इस साल 15 फाइनेंस कमीशन के अनुसार 41% जो डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा सेंटर को स्टेट को। ठीक है, रीजन क्या है कि भाई अभी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरी हो गई है, तो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसी कारण के वश ये जो 42% है उसको कम करके 41% किया गया है। हालांकि जब अपने पास फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तब इसके सारे पॉइंट अपने को पता चल जाएंगे। तो ये था आज का डेली करंट अफेयर एनालिसिस। ठीक है, लाइव लेक्चर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर, जहाँ पे महत्वपूर्ण जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।